हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। तो स्टडी आईक्यू में शुरू करते हैं वोकेबुलरी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। और आज हम जो शब्द सीखेंगे 10 वो शब्द हैं ये: लेजेंड, इनकम्बेंट, इंसेसेंट, इंस्टिगेट, जाइब, एंटेंगल्ड, विशियस, जेपर्डी, ब्राउबीट एंड क्लेमेंट। ये हैं हमारे आज के 10 वर्ड्स। तो इनको शुरू करते हैं समझना। ये आपका चैलेंज है लास्ट के लिए एकदम। सबसे पहले बात करते हैं लेजेंड। लेजेंड वर्ड क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है, हमारी फिल्मों में नाना पाटेकर एक लेजेंड है, अमिताभ बच्चन एक लेजेंड है। लेजेंड के दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मीनिंग होता है कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कोई सेलिब्रिटी टाइप, राइट? कोई सेलिब्रिटी हो, कोई मेगा स्टार, बहुत बड़ा स्टार हो, जिसने नाम कमाया हो। यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने नाम कमाया हो। और हर व्यक्ति जिसने नाम कमाया है वो लेजेंड नहीं होता, ठीक है ना? नाम तो ओसामा बिन लादेन ने भी कमाया था। याद है एक वर्ड बताया था मैंने, नोटोरियस। नोटोरियस यानी कि कुख्यात, प्रख्यात नहीं, कुख्यात। कु मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर गलत कामों के लिए मशहूर है तो नोटोरियस, और अगर पॉजिटिव कामों के लिए है तो फेमस। फेमस है, राइट? तो सेलिब्रिटी, कोई मेगा स्टार जिसने नाम कमाया है, उसको बोलते हैं लेजेंड। नामचीन, सुप्रसिद्ध, राइट? तो एक तो मतलब होता है वो। दूसरा मीनिंग होता है पौराणिक कथाएं, माइथोलॉजी, जैसे रामायण, महाभारत। ये सब क्या है? हमारे लेजेंड हैं। गाथा है, गाथा। गाथा समझते हैं? कथा, आख्यान, ये हैं एपिक। गाथा, एपिक मतलब गाथा। माइथोलॉजी मतलब कहावत, कहावतें, जन कथाएं, लोक साहित्य, माइथोलॉजी। फोकलोर, फोक मतलब होता है लोक, जैसे फोक डांस, फोक म्यूजिक, राइट? फोक डांस, लोक गीत, लोक गायिका, लोक नृत्य, फोक डांस, फोक म्यूजिक, फोक सॉन्ग। फोकलोर मतलब जन कथाएं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब सीता को लेकर रावण जा रहा था तो जटायु ने उस पर आक्रमण किया। यानी कि ये क्या है? ये एक कथा है, ये कहा जाता है, ये सुना है, वो एपिक है, माइथोलॉजी है, राइट? सागा, सागा मतलब गाथा। तो ये मीनिंग होते हैं इनके। एपिक हम महाकाव्य को बोलते हैं, गाथा को महाकाव्य, ठीक है? तो ये है लेजेंड। अब इसका उल्टा अगर हमें देखना हो तो अगर मान लो कोई व्यक्ति है, या तो फेमस होगा, सेलिब्रिटी होगा, लेजेंड होगा, या फिर उसको कोई नहीं जानता होगा, ओब्लिवियन, पता ही नहीं कौन है ओब्लिवियन। हम उससे अछूते हैं, हमें नहीं पता कौन है। नॉन एंटिटी, ना के बराबर, निमित्त मात्र। ऑब्सक्योर, ऑब्सकैरिटी में जी रहा है, ऑब्सकैरिटी, सबसे दूर, समाज से दूर, लोगों से दूर, कहीं ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योरिटी में जी रहा है, कोई नहीं जानता उसे, ओब्लिवियन, राइट? तो ये है लेजेंड। अब यहां पे एग्जांपल देखिए, देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिकॉर्न्स एंड ड्रैगन्स इन लेजेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अब हर कंट्री के अपने लेजेंड होते हैं। जैसे हमारा रामायण है, महाभारत है, वो हमारे लेजेंड है, वो हमारी माइथोलॉजी है, वो हमारी कथाएं हैं, गाथाएं हैं, हमारा लोक साहित्य है, हमारे महाकाव्य हैं, देव कथाएं हैं। लेकिन हर कंट्री की अपनी होती हैं। अब कई कंट्रीज में जो लेजेंड्स हैं वहां के, जो वहां की माइथोलॉजी है, उसमें यूनिकॉर्न्स का जिक्र है। यूनिकॉर्न्स मतलब क्या होता है? देवीय घोड़े। ऐसे घोड़े जो देव या देव यूज करते थे, राजा महाराजा यूज करते थे, जिनमें दैवीय शक्ति होती है, वैसे घोड़े यूनिकॉर्न्स कहा जाता है। ड्रैगन्स का जिक्र होता है, उड़ने वाले ऐसे जीव जिनके मुंह से आग निकलती थी, ड्रैगन, उनका जिक्र होता है कथाओं में। असली में तो नहीं है, देखने में तो नहीं आते, पर कथाओं में आते हैं, कथाओं में आते हैं, ठीक है? तो लेजेंड्स में आते हैं, माइथोलॉजी में आते हैं। आदमी ब्रह्मास्त्र छोड़ता था, क्या असली में है? क्या आपने देखा है कभी ब्रह्मास्त्र? नहीं, लेकिन कथाओं में है, एपिक्स में है, हमारे महाकाव्यों में है, हमारी गाथाओं में है, फोकलोर, जन कथाएं, लोक कथाओं में है, ठीक है? तो यूनिकॉर्न्स का जिक्र और ड्रैगन्स का जिक्र किया गया है दूसरे देशों के लेजेंड्स में, वहां की माइथोलॉजी में।
मधुबाला, मधुबाला वॉज अ लेजेंड ऑफ बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। मधुबाला हमारे बॉलीवुड में क्या थी? एक लेजेंड थी। तो ये क्लियर है एकदम, लेजेंड के दोनों मीनिंग क्लियर है। एक लोक कथाएं, कहावतें, गाथाएं, महाकाव्य, इन्हें लेजेंड बोलते हैं, और एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति को बोलते हैं। चलिए अब अगले शब्द पे आते हैं, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के भी दो मीनिंग होते हैं। देखो सबसे पहला मीनिंग तो इसका होता है अभी कौन है। ये शब्द याद रखो, इनकम्बेंट मतलब अभी कौन है, अभी गद्दी नशीन कौन है, गद्दी पे कौन बैठा है। जैसे द इनकम्बेंट पीएम ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। अभी हमारा इनकम्बेंट प्रधानमंत्री कौन है? इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? गद्दी नशीन, अभी जो बैठा है गद्दी पे। और इनकम्बेंट से बनेगा इनकम्बेंसी, और अगर लोग उसके खिलाफ हो जाएं तो बनेगा एंटी इनकम्बेंसी। कभी सुना है चुनाव से पहले कि भाई एंटी इनकम्बेंसी हो गई इसलिए हार गए? एंटी इनकम्बेंसी मतलब गद्दी नशीन जो था लोग उसके खिलाफ हो गए, जो इनकम्बेंट था उसके खिलाफ हो गए। इनकम्बेंसी के खिलाफ हो जाना एंटी इनकम्बेंसी। तो भाई अभी गद्दी पे कौन बैठा है? कौन है इनकम्बेंट? वर्तमान में कौन है? मौजूदा कौन है? अभी स्थित कौन है? वहां पे विद्यमान कौन है गद्दी पे? पदस्थ कौन है? राइट, कार्यकाल किसका चल रहा है? पद अधिकारी कौन है? तो इसको बोलते हैं इनकम्बेंट। एक तो अभी कौन है यानी एग्जिस्टिंग, अभी कौन एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट कौन कर रहा है, अभी कौन स्थित है? रेनिंग, रेनिंग किसका रेन चल रहा है, किसका दौर चल रहा है, किसका राज चल रहा है? रेनिंग, राइट। जैसे बोलते थे रेन ऑफ अकबर, अकबर का राज, रेन ऑफ अशोका, अशोका का राज। तो रेन से बना रेनिंग। ये बारिश वाला रेनिंग नहीं है, ये REIGN वाला रेनिंग है, रेनिंग। अभी कौन है, पदस्थ कौन है, ठीक है, गद्दी नशीन कौन है। तो एक तो हो गया वो इनकम्बेंट। अब इनकम्बेंट राष्ट्रपति कौन है भारत का? इनकम्बेंट राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे मीनिंग पे आते हैं। एक तो हो गया किसी पद पे होना, और दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कर्तव्य। ये आपका कर्तव्य है ये काम करना, ठीक है ना, ये आपका कर्तव्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज इनकम्बेंट अपॉन द टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स टू मेक ऑल द चिल्ड्रन रीड, राइट एंड लर्न। ये जो प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं ये उनके ऊपर इनकम्बेंट होता है, और इनकम्बेंट के साथ हम लगाते हैं अपॉन, ठीक है, इनकम्बेंट अपॉन। अगर मैं बोलता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं मेहमानों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आऊं, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज इनकम्बेंट अपॉन मी दैट आई ड्रॉप द गेस्ट टू द रेलवे स्टेशन। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं पढ़ाई करूं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन मी दैट आई रीड द बुक्स। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सबको पढ़ाऊं। इट इज इनकम्बेंट अपॉन मी दैट आई टीच एवरीवन, राइट। तो इनकम्बेंट अपॉन लगता है, ठीक है, यानी इसमें मेरी स्वेच्छा नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। तो इनकम्बेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शनल, यानी मेरा मेरा मन, मेरे लिए विकल्प है, ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है तो ले तो ठीक, ना करें तो ठीक, ये काम नहीं। वॉलंटरी, स्वेच्छा से ना, स्वेच्छा नहीं, ये तो अनिवार्य है, ये तो ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य है, बाध्य हूं मैं ये काम करने के लिए। क्या हूं मैं ये काम करने के लिए? बाध्य, बाध्य, अनिवार्य, रेक्विजिट है, ये एकदम रिक्वायर्ड है, इसके बिना नहीं हो सकता, ठीक है ना। कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आप यहां पे मैंडेटरी भी लिख सकते हो। कस्टमरी है, कस्टमरी बहुत अच्छा शब्द है, कस्टमरी मतलब भी होता है अनिवार्य। प्लेन में चढ़ने से पहले, रेल में चढ़ने से पहले टिकट दिखाना क्या है? मैंडेटरी। कस्टमरी, कस्टमरी, कंपल्सरी, प्रेरेक्विजिट, उसके बिना नहीं हो सकता, जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता। प्रेरेक्विजिट एकदम अनिवार्य, ठीक है, जो आपसे अपेक्षित है, राइट, जिसके लिए आप बाध्य हो, जिसकी हम आपसे अपेक्षा करते हैं, इतना तो हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, यानी कि वो ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, बाध्य हो, बाध्यता है आपके ऊपर, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे शब्द हैं सारे। इनकम्बेंट बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है, समझ गए सिनोनिम और एंटोनिम्स क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए एक कार्टून है, एज द न्यू मेयर इट्स इनकम्बेंट अपॉन मी टू क्योर द इल्स ऑफ द सिटी। ये जो व्यक्ति हैं कार्टून में, ये शहर के मेयर हैं,
और ये लोगों को कह रहे हैं चूंकि मैं शहर का मेयर हूं, एज द न्यू मेयर, एक मेयर होने की सूरत में मेरे ऊपर ये इनकम्बेंट है क्या कि मैं इस शहर के रोग ठीक करूं। और इनके हाथ में पिल है, इनके हाथ में एक वो है शीशी जिस पे लिखा है पिल। पिल मतलब होता है दवाई, मेडिसिन, मेडिसिन, राइट। तो इनकम्बेंट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। चलिए अब आते हैं अगले शब्द पे, इंसेसेंट। एक शब्द होता है सीज। सीज मतलब देखो दो तरह के सीज होते हैं, एक सीज और एक सीज। SEIZE, सीज मतलब कब्जा कर लेना, अपने आगोश में ले लेना, ठीक है ना। सीज, पुलिस ने 100 गाड़ियां सीज कर ली, यानी कब्जा ली। कब्जा ली मतलब कानूनन कब्जा ली, सीज कर लिया उन्हें। और एक होता है सीज, CEASE, सीज मतलब रुक जाना। सीज, कोई चीज हो रही है और वो रुक गई, ठीक है ना, वो सीज हो गई। सीज जब होती है, अब मैं कहूं सीज से बना सेसेशन। सेसेशन मतलब रुक जाना, वो अंतराल जब कोई काम ना हो उसे बोलते हैं सेसेशन। सेसेशन ऑफ एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सेसेशन हो गया। तो इनसेसेंट क्या होगा, इनसेसेंट। अब इन लग गया मतलब उल्टा, सेसेशन मतलब रुक जाना, तो जो ना रुके यानी निरंतर, निरंतर जो चलता रहे, इनसेसेंट। आज सुबह से इनसेसेंट बारिश हो रही है, इनसेसेंटली इट इज रेनिंग, आज सुबह से हो रही है। कंटिन्यूअल, ठीक है, कंटिन्यूअल लगातार। अब कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस में भी फर्क होता है, हालांकि दोनों का मतलब होता है लगातार, लेकिन थोड़ा फर्क है। अगर हम और बारीकी में जाएं, कंटिन्यूअस मतलब होता है एकदम ही लगातार। मान लो आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है और वो रुक ही नहीं रही है, सुबह 6 बजे शुरू हुई थी और रात के 11 बजे तक एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है, तो कहेंगे कंटिन्यूअसली रेनिंग। लेकिन कंटिन्यूअल मतलब थोड़ी हुई फिर 4 घंटे रुक गई, फिर थोड़ी हुई फिर रुक गई, फिर थोड़ी हुई, यानी कंटिन्यूअल है। कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअल। थोड़ा थोड़ा बीच में गैप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में विराम आ रहा है, लेकिन एक ब्रॉड वे में दोनों का मतलब ही निरंतर होता है, ठीक है। रुक रुक के भी अगर बारिश हो रही है तो भी हम कहेंगे सुबह से ही बारिश हो रही है, कंटिन्यूअल हो रही है। कांस्टेंट यानी लगातार, हार्डवर्क करो, कंसिस्टेंसी रखो, कांस्टेंट। अनअबेटिंग, अनअबेटिंग मतलब अनवरत, अविरल। इंटरमिनेबल, लगातार, इंटरमिनेबल। इनटर्मिनेबल मतलब जो टर्मिनेट ही ना हो, किसी चीज को टर्मिनेट करना मतलब खत्म कर देना, बंद कर देना। मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया यानी कैंसिल कर दिया, लेकिन जो कैंसिल ना हो, लगातार, इंटरमिनेबल, लगातार चल रहा है यानी निरंतर भाई। सीजलेस, जो रुकने का नाम ही ना ले, सीज ना हो, सीजलेस। परपेचुअल, अगेन, जिसमें कोई विराम ना लगे, जो समाप्त ना हो, जो अंत ही ना हो, लगातार, जिसमें ठहराव ही ना हो बीच में, जो रुके ही ना, ऐसा लगे जिसका कोई निवारण ही नहीं। मान लो मैं कहता हूं मेरी प्रॉब्लम्स परपेचुअल हैं, यानी मेरी समस्याएं लगातार हैं, रुकी नहीं रही, कोई निवारण ही नहीं है, ठीक है ना, कोई निवारण ही नहीं है। चिरस्थाई, लंबे समय तक रहने वाला, चिरस्थाई। तो ये होता है निरंतर, इनसेसेंट। इसका उल्टा क्या होगा, कभी कभी, ओकेजनल, ओकेजन, कभी कभी, ठीक है। पेरियोडिक, पेरियोडिक मतलब वही कभी कभी, एक बार हुआ फिर नहीं हुआ फिर हो गया, पेरियोडिक। कुछ कुछ समय बाद वही चीज रिपीट होना, पीरियोडिक। डिसकंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूअस ना हो वो डिसकंटिन्यूअस। तो यानी कि इसके एंटोनिम क्या होंगे, जो या तो कभी कभी हो या जो रुक जाए, क्योंकि निरंतर तो लगातार है। तो लगातार का उल्टा ये भी हो सकता है जो लगातार ना हो यानी रुक रुक के हो, और ये भी हो सकता है जो खत्म हो जाए। तो खत्म हो जाए तो भी वो निरंतर नहीं होगा, कोई चीज चल रही थी लगातार लेकिन वो खत्म हो गई, बारिश रुक गई, बारिश सीज हो गई, सेसेशन हो गया, बारिश स्टॉप हो गई, राइट। रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश रुक गई। तो ये एंटोनिम हो गए। और एक है इंसेसेंट, यानी कि जिसकी कोई म्याद ना हो, कोई समय ना हो, लगातार। तो म्यादी क्या हो गया, इसका उल्टा, जिसकी म्याद हो, जिसका समय हो, समय काल हो, राइट। परपेचुअल यानी बिना अवधि के, बिना म्याद के। मेरे दुख तो परपेचुअल है, खत्म ही नहीं होते, निरंतर हैं, लगातार हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एट लास्ट, आफ्टर नियरली 12 months incessant labor, the work was nearly completed. अंत में 12 महीनों के लगातार परिश्रम के बाद, लेबर करना मतलब परिश्रम करना, लेबर करना, इनसेसेंट लेबर, लगातार हार्डवर्क के बाद जो काम था वो कंप्लीट लगभग हो गया था, नियरली कंप्लीटेड। पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ था
लेकिन ऑलमोस्ट हो गया था, नियरली कंप्लीट हो गया था। द डिजास्ट्रस इन्वेजन ऑफ टर्क्स एंड incessant सिविल वॉर्स caused a very heavy loss to both population and prosperity. डिजास्टर मतलब होता है आपदा। जो टर्क थे, जो टर्की के लोग थे, टर्क किंगडम सुना होगा आपने, किंगडम, ऑटोमन एम्पायर वगैरह सुने होंगे आपने। तो वो लगातार क्या करते थे? इन्वेजन, दूसरे जो राज्य थे, दूसरे जो देश थे, उनके ऊपर आक्रमण करते थे, इन्वेजन करते थे, और लगातार होती रही सिविल वॉर। वॉर मतलब युद्ध, सिविल वॉर लगातार चलती रही। उससे क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। किसको? दोनों को। दोनों क्या थे? बोथ क्या थे? पॉपुलेशन और प्रोस्पेरिटी। पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, जनसंख्या को नुकसान हुआ, लोग मरे। और प्रोस्पेरिटी मतलब विलासिता, फलना फूलना, खुशी, प्रोस्पेरिटी। ठीक है ना? प्रोस्पेरिटी, कोई चीज जब फलती फूलती है, जहां पैसा होता है, प्रोस्पेरिटी होती है। जहां समृद्धता होती है, समृद्ध को बोलते हैं प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरस। तो प्रोस्पेरिटी को भी नुकसान हुआ, क्योंकि जब युद्ध होता है तो सिर्फ लोग ही नहीं मरते, बिल्डिंग्स भी टूटती हैं, राइट? तो वो प्रोस्पेरिटी का नुकसान है। मॉल्स, अब आज के टाइम में तो मॉल्स हैं, उस वक्त क्या होता था? बड़े बड़े एम्फी थिएटर वगैरह होते थे, सब टूट जाते थे, घर टूट जाते थे। तो ये वो कहना चाह रहा है। और यहाँ पे देखो, ये ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, या जो भी हैं, ये गिलहरी लगती है शायद, और नीचे वो कोई भौंक रहा है, बार्क 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 बार्क। बार्क करना मतलब भौंकना, यानी क्या? लगातार भौंके जा रहा है, इनसेसेंटली बार्किंग। तो कार्टून है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टिगेट। देखो, इंस्टिगेट दो सेंस में यूज होता है, एक पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को बहकाना। अब बहकाना तो हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, अरे उसने आपको बहका दिया, ठीक है। या भड़काना, अब भड़काना भी नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि भाई भड़का दिया उसने। मान लो दंगे इंस्टिगेट कर दिए किसी ने, रायट्स, तो क्या करोगे? इंस्टिगेट नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, भाई दंगे भड़का दिए उसने, ठीक है। लेकिन इंस्टिगेट का एक्चुअल मीनिंग ये है, अगर कोई चीज कार्यशील ना हो, उसको कार्य में ले आना, उसको बोलते हैं इंस्टिगेट करना। मान लो मेरा कोई आलसी दोस्त है, मैं आलसी दोस्त के पास गया और उसे मैंने कहा भैया आलस खत्म करो, उसे मैंने मोटिवेट करा, उसे मैंने मोटिवेशनल कहानियां सुनाई। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? उसको इंस्टिगेट, उकसा रहा हूं, करो काम, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, विवेशियस हो जाओ, जीवन भरे हो जाओ, सफुर्ती भरे हो जाओ। इंस्टिगेट, टू कॉज एन इवेंट और सिचुएशन टू हैपन बाय योर एक्शन। कोई काम करो, कोई सिचुएशन ऐसी उसमें आओ कि आप काम करो, एक्शंस करो, ठीक है ना? उसको बोलते हैं इंस्टिगेट, यानी किसी को उकसाना, किसी को भड़काना नेगेटिव सेंस में, लेकिन किसी को उत्तेजित करना। कोई बिल्कुल सोया हुआ है, उसे उठाओ, किसी को उत्तेजित करना, किसी को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, वो भी इंस्टिगेट ही है। किसी को कार्यशील बनाना, राइट? तो यहां पे वही है, इनिशिएट करना, पहल करना। इनिशिएट मत करना, इंस्टिगेट करना, एक ही दिशा में जा रहे हैं। लॉन्च करना, इंस्टिगेट, लॉन्च, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है। एक्टिवेट करना, किसी चीज में प्राण डाल देना एक तरह से। जनरेट करना, कुछ नया किसी नई चीज की उत्पत्ति करना। तो ये पॉजिटिव सिनोनिम हो गए, ठीक है। कुछ इनिशिएट करना, कोई पहल करना, कुछ लॉन्च करना। लेकिन प्रोवोक करना, भड़काना, किसी को गुस्सा दिलाना, जबरदस्ती प्रोवोक करना, कुछ भद्दा बोलना, अशोभनीय बोल के उसको उकसाना, यानी प्रोवोक करना गलत सेंस में। इंसाइट, जैसे रायट, रायट इंसाइट कर दिए उसने या इंस्टिगेट कर दिए। तो रायट, इंसाइट वर्ड बहुत यूज होता है रायट्स के लिए। हु इंसाइटेड रायट, अक्सर आता है अखबार में कि इस नेता ने रायट इंसाइट कर दिए, यानी इंस्टिगेट कर दिया नेगेटिव सेंस में, तो इंसाइट हो गया। स्टिमुलेट करना, अगेन उकसाना, ठीक है। तो इसके उल्टा क्या हो गया? अब या तो आप किसी चीज को करवाओगे या उस पर बाधा डालोगे, उसको रोकोगे, यानी ब्रिडल करोगे। ब्रिडल मतलब अंकुश लगाओगे, उस पे नियंत्रण लगाओगे, यानी उसको कंस्ट्रेन करोगे, कर्व करोगे, उस पे नियंत्रण लगाओगे। कर्व मतलब ये होता है नियंत्रण करो। डॉक्टर अक्सर कहते हैं अपने फैट के ऊपर थोड़ी कम करो, फैट डाइट अपनी कर्व करो, यानी कि जो बहुत ज्यादा वसा, बहुत ज्यादा फैट वाली डाइट है वो मत लो, उसको कर्व करो, उस पर नियंत्रण लगाओ, अंकुश लगाओ, ठीक है। उस पर नकेल लगाओ, ब्रिडल मतलब नकेल, जैसे डॉग के ऊपर वो लगाते हैं लीश, लीश मतलब नकेल, एक तरह से जो कुत्ते का पट्टा होता है उसे लीश बोलते हैं। अब अगर मान लो कोई डॉग है और मैंने उसे आपके ऊपर अनलीश कर दिया, मतलब अन मतलब उल्टा, यानी मैंने कुत्ता आपके ऊपर छोड़ दिया, मैंने तो उसे अनलीश कर दिया, उस पर जो बाधा थी उसे हटा दिया, एक तरह से कुत्ते को इंस्टिगेट कर दिया, इंसाइट कर दिया कि आपके ऊपर जाके काट ले आपको,
इनहिबिट करना, उसको रोकना, ट्रैंक्विलाइज करना। ट्रैंक्विलाइज करना मतलब किसी को काम कर देना, किसी चीज की सारी एनर्जी निकाल देना, किसी को एकदम शांत कर देना। इसीलिए जो इंजेक्शन आते हैं उनको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। कई बार लोग जो होते हैं उनको ऐसी बीमारियां होती है कि उनको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ते हैं शांत करने के लिए। ट्रैंक्विलाइजर जो आपको ट्रैंक्विलाइज कर दे, एकदम शांत कर दे। ऑपरेशन से पहले आपको क्या दिया जाता है? एनेस्थीसिया, बेहोशी की दवाई। वो आपको क्या कर देती है? एकदम ट्रैंक्विलाइज, सूद कर देना। सूद मतलब भी होता है आपको आराम देना, राइट? आपको आराम देना। तो या तो कोई आपको आराम देगा या आपको उकसाएगा या भड़काएगा, तो ये सारे उल्टी दिशा में जाते हैं, यानी एंटोनिम में। ठीक है ना? नियंत्रण लगाना, रोक लगाना, नकेल लगाना, कोई भड़कती हुई चीज को दबाना, वापस उसको उस पर लगाम लगाना। तो कंस्ट्रेन अगर आप किसी चीज को करोगे, यानी मान लो मैं बोलता हूं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या है? बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे मेरे ऊपर, उसके बाद भी मैंने डिसीजन लिया। मैं मान लो आईएएस ऑफिसर हूं और मेरे शहर में कुछ हो रहा है, मैं करना चाहता हूं कुछ अच्छा काम, लेकिन मेरे ऊपर क्या है? बहुत सारे ब्रिडल, मेरे ऊपर अंकुश हैं, मेरे ऊपर नकेल है, मेरे को भी ऊपर जवाब देना है, ऊपर से फोन आते हैं, मेरे ऊपर अंकुश लगाए जाते हैं, मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट लगाए जाते हैं। उसके बावजूद मैंने काम किया। डेस्पाइट मैनी कंस्ट्रेंट्स आई वर्कड। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे, उनके बावजूद मैं सक्सेसफुल बना। डेस्पाइट माई कंस्ट्रेंट्स आई बिकेम सक्सेसफुल। समझ गए? कंस्ट्रेंट करना, किसी पे अंकुश लगाना, किसी को रोकना। तो यहां पे सेंटेंस देखिए, होपफुली द स्वच्छ भारत कैंपेन विल इंस्टिगेट अ ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। ऐसी आशा की जाती है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो हमारे लोगों में वेस्ट मैनेजमेंट यानी अपशिष्ट प्रबंधन, कूड़ा वगैरह मैनेज करना, वेस्ट को मैनेज करना, तो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या करेगा? उनमें एक अवेयरनेस इंस्टिगेट करेगा, यानी उनमें अवेयरनेस लेकर आएगा। अब यहां पे पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। सिगरेट स्मोकिंग कैन इजीली इंस्टिगेट एन एस्थमा अटैक इन अ पर्सन हु हैज अ वीक रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है, तो एक छोटी सी सिगरेट से भी आपको एस्थमा का अटैक इंस्टिगेट हो सकता है। एक छोटा सा सिगरेट भी आपको, सिगरेट स्मोकिंग, धूम्रपान जो है आपके अंदर इंस्टिगेट कर सकता है एक एस्थमा अटैक को। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइब। जाइब के दो मतलब होते हैं। एक तो मतलब होता है किसी का मजाक, मखौल, टॉन्ट। टॉन्ट मतलब ताना मारना, स्नियर ताना मारना, जियर अगेन ताना मारना, बार्ब मतलब क्या होता है? कांटा। कांटा मतलब, यहाँ पे कांटा मतलब बार्ब, वो बार्ब नहीं है। कांटा मतलब किसी को कुछ ऐसा बोलना कि उसे चुभे, वो भी तो बार्ब है, कांटा। जानबूझ के कुछ चुभाना, किसी को बार्ब करना बार बार। स्कॉफ मखौल, अवहेलना करना, किसी की तिरस्कार करना, उपहास करना, किसी के साथ कटाक्ष मारना, किसी की अवज्ञा करना, व्यंग करना जबरदस्ती का, चिढ़ाना। तो ये होता है जाइब। ठीक है? एग्जाम्पल, ही केप्ट ऑन टेकिंग मैनी जाइब्स एट हर, एज अ रिजल्ट शी कुडंट बियर वर्किंग विद हिम एनी लॉन्गर। वो उसके ऊपर बहुत सारे जाइब्स करता रहा, ठीक है, बहुत सारे उसका मखौल उड़ाता रहा। केप्ट ऑन टेकिंग मैनी जाइब, यू टेक अ जाइब एट समवन, यानी टू टेक अ जाइब एट समवन मतलब मजाक उड़ाना। टू टेक अ जाइब एट समवन, इस वजह से क्या हुआ? उसने उसके साथ काम करना बंद कर दिया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। शी कुडंट बियर मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। यहां पे बियर का मतलब होता है सहना। यहां बियर का मतलब वो भालू नहीं है, ठीक है? बियर का मतलब यहां पे सहना, बर्दाश्त करना, वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई उसके साथ काम करना और उसने छोड़ दिया। शी कुडंट वर्क विद हिम एनी लॉन्गर, वो उसके साथ काम नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर जाइब्स करता था। और दूसरा मतलब होता है इसका मेल खाना। दो चीजें हैं, क्या आपकी कहानी उसकी कहानी से मेल खाती है? क्या आप दोनों की कहानी जाइब करती है, यानी कोइंसाइड करती है? एक ऐसे लाइन आ रही है और एक ऐसे आ रही है, ये एक जगह तो मिलेंगी, यानी कोइंसाइड करेंगी, एक ही बिंदु पे दोनों आके रुकेंगी। तो क्या आपकी कहानी कोइंसाइड करती है? यानी क्या आप दोनों की कहानी एक सुर में है? जो एक सुर में होता है उसको बोलते हैं हार्मोनाइज। जैसे एक तबला बज रहा है और एक हारमोनियम बज रहा है, लेकिन अगर एक सुर में है तो हमारे कानों को कर्ण प्रिय होंगे, यानी कानों को अच्छे लगेंगे। और अगर नहीं है, अलग अलग सुर में है, तो कानों को कर्कश लगेंगे। है वही तबला और हारमोनियम, पर हारमोनी में होने चाहिए, यानी हारमोनाइज, एक सुर में मेल खा रहे हैं।
कंकॉर्ड, एक ही मत दोनों का, एक मत था, दोनों में एग्रीमेंट हो गया, कंकॉर्ड हो गया, एकॉर्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, सहमति हो गई, कंसेंसस बन गया, कोई डिस्प्यूटेशन नहीं था। कोरोबोरेट, अगेन मेल खाना। कोरेस्पॉन्ड, रिजेंबल, रिजेंबल मतलब उससे मिलता जुलता, मेल, अगेन मेल खाना, कोरेस्पॉन्ड करना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए सेंटेंस, द स्टोरी ऑफ एक्यूज्ड डजंट जाइब विद द विटनेसेस अकाउंट, यानी कि जो एक्यूज्ड है यानी जिस पे आरोप लगा है उसकी स्टोरी विटनेस यानी कि गवाह के साथ, विटनेस इज अकाउंट मतलब विटनेस ने जो बोला, विटनेस इज अकाउंट, तो विटनेस और एक्यूज दोनों की कहानी आपस में मेल नहीं खाती। इट डजंट जाइब विद द विटनेस इज अकाउंट, नहीं मेल खाती, यानी कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो आरोपी झूठ बोल रहा है या गवाह झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये मेल खाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनकॉर्ड मतलब मैंने कई बार बताया, एग्रीमेंट, एक समान हो जाना विचार, समझौता हो जाना, मेल हो जाना, तो वो होता है कंकॉर्ड, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, कोरोबोरेट, कोरेस्पॉन्ड या रिजेंबल यानी कि जाइब। अगला शब्द है एंटेंगल। एंटेंगल, मकड़ी ने एक जाला बुना, ये जाला है और इसमें कीड़ा क्या हो गया, एंटेंगल, फंस गया, उलझ गया, यानी किसी परप्लेक्सिंग या ट्रबलसम सिचुएशन में फंस जाना। परप्लेक्सिंग मतलब क्या होता है, गुत्थी, हमें नहीं पता जी कहां फंस गए। ट्रबलसम, ट्रबल मतलब आप बहुत ट्रबल दे रहा है मुझे, दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तकलीफदायक सिचुएशन मतलब परिस्थिति। अपने जब आप उलझ जाते हैं ना किसी चीज में, एंटेंगल हो जाते हैं, ठीक है, यानी रेवल, रेवल मतलब उलझना, उलझ जाना चीजें, रेवल, तो आप उसको बाद में क्या करोगे, अनरेवल करोगे। यानी जैसे बहुत सारी तारें आपके रूम में रखी हैं, अगर वो तारें क्या करती हैं कुछ दिनों बाद आपस में एंटेंगल हो जाती हैं, उलझ जाती हैं, रेवल हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं, ट्विस्ट, सर्पीला, सरपेंट लाइक, ट्विस्ट, सांप की तरह घुमावदार हो जाती हैं और फिर वो एक दूसरे में उलझ जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है मतलब कहानी इतनी सीधी नहीं है, इतनी स्ट्रेट नहीं है, सीधी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्टेड है। ठीक है, इंट्रिकेट, कुछ गड़बड़ है, इंट्रिकेट, कुछ इंट्रिकेसी है इसमें, घपला है कुछ, है ना, कुछ घपला है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जो दिख रहा है यहाँ पे, सब उलझा हुआ है। अनरेवल करो इसे, इसे सीधा करो पकड़ के, ये उलझ गई हैं, इन्हें अनरेवल करो, कहानी को सुलझाओ, अनरेवल करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, निर्भया केस गॉट एंटेंगल्ड इन नेशनल पॉलिटिक्स, जो निर्भया वाला जो केस था वो राष्ट्रीय राजनीति में क्या हो गया, एंटेंगल, उस पर भी राजनीति होने लगी, वो केस एंटेंगल हो गया, पॉलिटिक्स में फंस गया, एंटेंगल, वो छुड़ा नहीं पाया अपने आप को उससे, जैसे एक कीड़ा अगर मकड़ी के जाल में फंस जाए अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। फिश ऑफन गेट एंटेंगल्ड इन द नेट, जो मछली पकड़ने के लिए हम जाल फेंकते हैं उसमें मछली क्या हो जाती है, एंटेंगल हो जाती है, फंस जाती है। क्लियर, एंटेंगल। विशियस, विशियस क्या है भाई, विशियस होता है क्रूर, शातिर, ठीक है, वायलेंट, हिंसक। आप इमेजिन करिए कोई व्यक्ति जो बहुत ही विशियस है, या कोई जानवर, चिड़ियाघर में कोई जानवर बंद है, आप पिंजरे में कूद गए, क्या होगा, वो विशियस जानवर क्या करेगा, गले मिलेगा आके, नहीं, वो विशियस है, उसका काम ही नहीं है गले मिलना, वो तो फेरोशियस है। फेरोशियस मतलब, फेरोशियस मतलब जंगली, ठीक है ना, जंगली, पापी, क्रूरतापूर्ण, सैवेज, दुष्ट, शैतान की तरह, रूथलेस, कोई मर्सी नहीं, कोई दया नहीं, निर्दयी है, मर्सी लेस है, मर्सी तो छोड़िए, मर्सी मतलब दया, क्लेमेंसी, कोई क्लेमेंसी विलेंसी नहीं, कोई क्लेमेंसी नहीं, कोई दया नहीं, कोई मर्सी नहीं, मर्सी लेस, एकदम निर्दयी, दया का भाव नहीं, बारबेरिक, शैतान ला की तरह, दुष्ट, पापी, क्रूरतापूर्ण, फेरोशियस, उग्र है, एकदम उग्र, उद्दंड, जंगली, अति क्रूर, कठोर, तो विशियस। अब विशियस साइकिल में फंस गए, यानी कुचक्र में फंस गए। पहले मैंने युद्ध किया, फिर वो राजा मेरे साथ युद्ध करने आ गया, फिर मैंने युद्ध किया, फिर उसने बदला लिया, लगातार ये रेट्रीब्यूशन यानी बदला, लगातार रेट्रीब्यूशन, बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना, हम दोनों ही कुचक्र में फंसे हुए हैं, पहले वो बदला लेने आता है, फिर मैं बदला लेने जाता हूं, विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, कुचक्र में फंस गए हैं, विशियस साइकिल या विशियस सर्कल भी बोल सकते हो। तो सिक्योरिटी फोर्सेस यानी सुरक्षा के जो हमारी सेनाएं हैं, और मिलिटेंट यानी आतंकवादी, जो रिबेल है, मिलिटेंट है,
वो किसमें फंसे हुए हैं? लॉक्ड इन मतलब दोनों फंसे हुए हैं, लॉक कर दिया जैसे किसी ने। किसमें? एक कुचक्र है किलिंग्स का, एक दूसरे को मारने में। पहले सिक्योरिटी फोर्स मिलिटेंट को मारती है, फिर मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्स को मारते हैं। ये कुचक्र चल रहा है। ये एग्जांपल। आगे देखिए, when an individual frees himself from the limits imposed by finiteness, he breaks through the vicious cycle of karma and sansar and attains moksha. भगवत गीता में क्या कहा गया है? जब एक व्यक्ति, जब एक इंडिविजुअल अपने आप को छुड़ा लेता है, किससे? फाइनाइटनेस। अब एक तो चीज होती है जिसको नापा ना जा सके, जो इनफाइनाइट हो, इन्फिनिटी, पता ही नहीं, ब्रह्मांड जैसे हमारा, पता ही नहीं कितना बड़ा, इनफाइनाइट, मेरी क्षमता के बाहर, मैं नाप नहीं सकता। तो फाइनाइटनेस क्या होता है? इनफाइनाइट का उल्टा हो गया फाइनाइट, यानी सीमित। फाइनाइटनेस मतलब सीमितता। एक व्यक्ति अपने आप को सीमितता से कैसे छुड़ाए? तो जब एक व्यक्ति अपने आप को सीमितता से छुड़ा लेता है तो क्या बन जाता है? असीमित बन जाता है। जब एक व्यक्ति असीमित बन गया मतलब क्या है? ब्रह्मांड का रूप बन गया। यानी उसने अपने आप को संसार से छुड़ा लिया। संसार मतलब, बौद्ध धर्म में संसार का मतलब होता था मोह माया, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यानी कर्म और जन्म के जो बंधन है उनसे छुड़ा लिया, मोक्ष मिल गया, उसे मोक्ष मिल गया। यह कहा जाता है गीता में। अगर आप फाइनाइटनेस से अपने आप को छुड़ा लो, सीमितता से अपने आप को मुक्त कर दो, तो आप हो जाओगे असीमित। असीमित होने का मतलब मोक्ष मिल जाना, यानी विशियस साइकिल से बाहर निकल जाओगे आप। विशियस साइकिल भी बोल सकते हो, विशियस सर्कल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। कुचक्र, ये जो बार बार जन्म लेना और मरना, इसे गीता में कुचक्र कहा गया है। अच्छा चक्र नहीं है ये कोई, इससे बाहर निकालो अपने आप को। ध्यान लगाओ, अध्यात्म में जाओ, मेडिटेशन करो। समझ गए? विशियस मतलब क्रूर और शातिर। चलिए अब आते हैं अगले शब्द पे, जेपर्डी। जेपर्डी मतलब खतरा। क्या क्या हमें एक बाइक पे ट्रिपलिंग करनी चाहिए? कई बार तो 4 लोग बैठ जाते हैं कि बाइक पे, नहीं करना चाहिए। क्यों? खतरनाक है, ओमिनस है। हाँ, अकेले बाइक चला रहे हो तो इनोक्यूअस है। इनोक्यूअस में यानी खतरा नहीं है, बिनाइन है, एकदम खतरा रहित, बिनाइन। इनोक्यूअस है। कैंसर भी 2 तरह के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर कैसा होगा? उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनोक्यूअस है, उतना नहीं, सेफ है, उतना रिलेटिवली सेफ है। पर मैलिग्नेंट वाला ओमिनस है, थ्रेटनिंग है। जेपर्डी मतलब खतरा। मुझे जेपर्डी में मत डालो भाई। जैसे यहां पे देखिए, ड्राइविंग आफ्टर यू हैव हैड टू मच ऑफ ड्रिंक पुट्स योर लाइफ इन जेपर्डी। अगर शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो आप अपने जीवन को जेपर्डी में डाल रहे हो, खतरे में डाल रहे हो। जेपर्डी, यू आर पुटिंग योर लाइफ इन रिस्क, यू आर पुटिंग योर लाइफ इन डेंजर, यू आर पुटिंग योर लाइफ इन पेरिल। जेपर्डी, पेरिल मतलब खतरा। तो खतरनाक को क्या बोलोगे? पेरिलस। OUS लग गया, मतलब एडजेक्टिव हो गया, विशेषण। जो खतरनाक है वो तो चीज है, यानी संज्ञा है, और ठीक है। पेरिल, पेरिल मतलब खतरा। तो पेरिलस क्या हो गया? खतरनाक। खतरनाक कोई चीज हो गई। और पेरिल क्या हो गया उसका? पेरिल हो गया खतरा। तो यानी पेरिल एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और पेरिलस किसी चीज की क्वालिटी होती है। तो पेरिल खतरा, पेरिलस खतरनाक। इसी तरह से ओमिनस अगर मैं बोलता हूं मतलब पेरिलस यानी खतरनाक, ओमिनस है ये तो। एंडेंजरमेंट, किसी को खतरे में डाल देना, उसको एंडेंजरमेंट कर देना। एंडेंजरमेंट, एंडेंजर उसकी लाइफ कर, एंडेंजर वर्ब है, एंडेंजरमेंट एक नाउन हो गया। अगेन खतरा, एंडेंजरमेंट। इम्पेरिलमेंट, पेरिल से बना इम्पेरिलमेंट। एंटोनिम क्या हो गया इसका? सेफ, सुरक्षित है। सिक्योरिटी, प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, कंजर्वेशन, या तो जानवरों को खतरे में डालो, मारो, हंट करो उन्हें, या कंजर्वेशन करो, संरक्षण करो, प्रिजर्व करो उन्हें। इसीलिए खाने में जो डलता है क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। वो बचा के रखता है खाने को, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह। अब अगला देखिए यहाँ पे, हाईवे रॉबरी वॉज जनरल, द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेडर्स वर इन कंटिन्यूअल जेपर्डी एंड द मशीनरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज वॉज ऑलमोस्ट एट स्टैंड स्टिल। जो आपका हाईवे है उस पर रॉबरी यानी डकैती, लूटपाट बहुत कॉमन थी, जनरल था एकदम, बहुत हर रोज आम बात थी एकदम, ठीक है ना। लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेडर, ट्रेडर मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन, उद्यमी। तो जो उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों खतरे में थी, लगातार खतरे में, कंटिन्यूअल जेपर्डी, लगातार खतरे में थी। और जो भी हमारी लॉ एनफोर्समेंट थी, यानी हमारा जो कानून था, उसकी जितनी भी पूरी मशीनरी कानून की, वो कैसी थी? एकदम स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल मतलब जो काम ही ना करे, इम्पास, डेडलॉक, जो आगे ही ना बढ़े बात, एकदम स्टैंड स्टिल, रुका हुआ, ठीक है ना, रुका हुआ। तो जेपर्डी मतलब
खतरा। अब बात करते हैं ब्राउ बीट। ब्राउ बीट मतलब होता है धौंस दिखाना, किसी को धमकाकर कोई उससे काम करवा लेना। डराना, फ्राइटन करना मतलब किसी को डराना। इंटिमिडेट करना मतलब डराना। बुली करना किसी को बुली करना, कोर्स करना, मजबूर करना किसी को, विवश करना, किसी को लाचार करना का कुछ करने के लिए, कंपेल करना। आपका दोस्त आपके साथ नहीं जाना चाह रहा सिनेमा देखने, क्या करोगे? कंपेल करोगे, मजबूर करोगे उसे। ठीक है, अब ये थोड़ा फिर भी लाइट वे में मैंने बोला है, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा होता है कंपेल और कोर्स। कोर्स वर्ड यूज़ नहीं करोगे वहाँ पे कि मैंने अपने दोस्त को कोर्स किया, नहीं। कोर्स मतलब तो विवश कर देना, मजबूर कर देना। ठीक है, नहीं किया तो फिर बताता हूँ तेरे को, नहीं किया तो फिर मैं तुझे दिखाऊंगा, नहीं मेरे साथ गया तो फिर मैं। ठीक है, तो हाईली नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं। इंटिमिडेट, बुली, लेकिन कंपेल पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसे इतना अच्छा लिखा, टीचर मजबूर हो गई मुझे 100 में से 100 देने में। टीचर वॉज कंपेल्ड टू गिव मी 100 आउट ऑफ 100 बिकॉज आई रॉट सच अ वंडरफुल ऐसे। पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है। हाँ, इंटिमिडेट हमेशा नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि आप किसी को डराओगे, इंटिमिडेट करोगे तो वो तो फिर नेगेटिव में ही होगा। बुली करना मतलब अभद्र भाषा, गाली गलौज, ये सब करना, बुली करना। अपनी धौंस दिखाना, अपने आगे बोलने ना देना, डराना, धमकाना, बुली करना, ये कभी पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होगा, है ना। एंटोनिम, इसका उल्टा, कोई उल्टा एग्जैक्ट एंटोनिम तो है नहीं, लेकिन हाँ, तमीज से पेश आना, किसी को हंसाना, किसी को चीयर करना, कंफर्ट देना, आराम देना, कंसोल करना। सोलेस मतलब आश्वासन देना, तसल्ली देना, दिलासा देना। कंसोल करना, सांत्वना देना। इसीलिए कंसोल से बना कंसोलेशन, यानी सांत्वना पुरस्कार। याद है कंसोलेशन? भाई एक को तो फर्स्ट की ट्रॉफी मिल गई, एक को सेकंड की ट्रॉफी मिल गई, एक को थर्ड की ट्रॉफी मिल गई। मेरे को क्या मिला? मैं तो फोर्थ आया था, मुझे मिला कंसोलेशन प्राइज, यानी मुझे कंसोल करना चाह रहे थे, मुझे सांत्वना पुरस्कार मिला। कंसोलेशन प्राइज यानी कंसोल, सांत्वना, दिलासा कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार तुम भी जीतोगे, अभी तो कंसोलेशन ले लो। राइट। कोई मर जाता है, वहां जाके लोग क्या करते हैं? कंसोलेशन देते हैं, दिलासा देते हैं, ढाढ़स बधाते हैं। ठीक है, ढाढ़स बधाना मतलब उसको दिलासा देना। राइट। तो एल्डर सिबलिंग ऑफन ब्राउबीट्स द यंगर वन अंटिल द लेटर स्टार्ट्स क्राइंग। जो बड़ी बहन है या बड़ा जो सिबलिंग होता है, सिबलिंग मतलब क्या होता है? भाई बहन। तो एल्डर सिबलिंग मतलब जो बड़ा भाई या बड़ी बहन, वो छोटे वाले को ब्राउबीट करती है, धमकाती है, धौंस दिखाती है, जब तक छोटी वाली रोना शुरू ना कर दे। ठीक है ना। अंटिल द लेटर मतलब क्या है? क्या ये लेटर है? लेटर मतलब बाद में, नहीं, ये है लेटर, LATTER, यानी बाद वाला। बाद में और बाद वाले में फर्क है। अब यहाँ पे देखो दो लिखे हैं, एल्डर सिबलिंग और यंगर वन, यानी बड़ा भाई और छोटा भाई। मैं बात किसकी कर रहा हूं? रोएगा कौन, क्राई कौन करेगा? बाद वाला, यानी यंगर वन, यानी लेटर वाला। अंटिल द लेटर स्टार्ट्स क्राइंग। अगर पहले वाला होता तो मैं लिखता अंटिल द फॉर्मर स्टार्ट्स क्राइंग। फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद में वाला। पुलिस कुड नॉट ब्राउबीट हिम इनटू कन्फेसिंग। पुलिस उसको ब्राउबीट नहीं कर पाई कन्फेस कराने में। कन्फेस मतलब अपना जुर्म कबूल लेना। कन्फेशन मतलब सत्य बोल देना, परेशान होके या अंतरात्मा की वजह से। अंतरात्मा अगर आप सच नहीं बोलते तो बहुत भारी हो जाती है, वो निकालना पड़ता है, फिर कन्फेशन करना पड़ता है। कन्फेस करना, अपना जुर्म मान लेना, अपनी गलती मान लेना, माफ़ी मांग लेना। तो पुलिस उससे उसका जुर्म कबूल नहीं करवा पाई, उसकी जुबान से कन्फेस नहीं करवा पाई। पुलिस ने पूरी कोशिश करी उसको ब्राउबीट करने की, उसको धौंस दिखाना, धमकाना, नहीं करवा पाई। क्लियर? तो ये अच्छे शब्द हैं। अब है क्लेमेंट। क्लेमेंट, क्लेमेंट के बाद हम पैरा करेंगे, ये हमारा आखिरी शब्द है। क्लेमेंट मतलब जिसके पास क्लेमेंसी हो। क्लेमेंसी मतलब दया, दया मतलब मर्सी, मर्सी, क्लेमेंसी या एमनेस्टी, एक ही बात है। एमनेस्टी मतलब दया, मानवाधिकारों के लिए काम करना। एक संस्था भी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या करेगी वो? मानवाधिकारों के लिए काम करेगी, दया मांगेगी सबके लिए, एमनेस्टी। तो क्लेमेंट मतलब कृपालु, दयालु, करुणामय, जीनियल, वही मैग्नानिमस, बड़े दिल वाला। लीनियंट, जो उतना सख्त ना हो, लीनियंट हो, लिबरल हो, फॉरगिविंग हो, माफी देने वाला हो। राइट। क्षमा शोभती उस भुजंग को एक संस्कृत में बोलते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा तो वीर का आभूषण होती है। तो हमें कैसा होना चाहिए? वीर। वीर कब बनेंगे हम? जब क्षमा करना सीखेंगे, फॉरगिविंग होंगे, मैग्नैनिमस, बड़े दिल वाले। राइट। या तो हम बहुत ताकतवर हैं, उसको भी क्षमा अच्छी लगती है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो,
उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। मतलब किसने लिखी थी ये कविता? क्षमा शोभती उस भुजंग को, यानी भुजंग मतलब होता है सांप, तो वो भुजंग, वो सांप जो बहुत विषैला है, उसको क्षमा शोभा देती है। राइट, क्षमा भी उस पर अच्छी लगती है ना भाई, जो जो ताकतवर हो। जो वीक है वो क्या किसी को क्षमा करेगा, उसे तो क्षमा करना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपको दंड दे सकता है उसके बाद भी दंड नहीं क्षमा का सहारा ले, वो है असली वीर। तो क्लेमेंसी मतलब कृपालु, दयालु, करुणापूर्ण, मिलनसार। राइट, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? हार्श, इंक्लेमेंट, स्टर्न, स्ट्रिक्ट। आप स्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो। रूल भाई बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। स्ट्रिक्चर लगाए जाते थे, कंडीशन रखी जाती थी, हमारे ऊपर अंकुश लगाए जाते थे, स्ट्रिक्चर लगाए जाते थे। स्ट्रिक्ट से बना स्ट्रिक्चर, अंकुश। तो हार्श, इंक्लेमेंट। हार्श मतलब कठोर, कठोर, अप्रिय, निष्ठुर, निष्ठुर भी बोल सकते हो। इंक्लेमेंट, स्टर्न, स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा कठोर। बिल्कुल क्लेमेंट का उल्टा, बिल्कुल दया ना दिखाना। जज जो था एकदम निष्ठुर था। जज ने कह दिया फांसी होगी तो होगी, हमने सब कोशिश कर ली, नहीं हिला, टस से मस नहीं हुआ। हार्श था, बहुत कठोर था। इंक्लेमेंट था, स्टर्न था, स्ट्रिक्ट टाइप का था। लीनियंसी नहीं थी, दया नहीं थी। एग्जाम्पल, द काइंड वार्डन इंसिस्ट दैट ऑल हिज प्रिजनर्स रिसीव क्लेमेंट ट्रीटमेंट। जो वार्डन था हॉस्टल का, उसने ये कहा, जो वार्डन, वार्डन जेल का भी वार्डन होता है, तो जेल का जो वार्डन था उसने ये कहा कि जितने भी कैदी हैं, जितने भी प्रिजनर हैं, प्रिजन मतलब जेल, प्रिजनर मतलब कैदी, जितने भी प्रिजनर हैं उन्हें, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उन्हें कैसा ट्रीटमेंट मिलता है? क्लेमेंट, दयालु। Fortunately, I was pulled over by a clement police officer who only gave me a warning for speeding. मैं अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा गति से चला रहा था, बहुत ज्यादा स्पीड कर रहा था उसे। Fortunately, भाग्य से, लकी था मैं, मेरा भाग्य अच्छा था। Fortunately, I was pulled over by a clement police officer who only gave me a warning for speeding. मेरा भाग्य कितना अच्छा था, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, स्पीड कर रहा था बहुत, लेकिन मुझे एक दयालु पुलिस वाला मिल गया, क्लेमेंट पुलिस ऑफिसर मिल गया। उसने मेरे को क्या किया? सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दी। ओनली गेव मी अ वार्निंग, नथिंग एल्स। मुझे कोई फाइन नहीं दिया, मुझे कोई मेरा चालान नहीं काटा, सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया। तो ये थे हमारे 10 शब्द आज के। और अब हम करते हैं पैसेज। तो देखो, पैसेज पहले खुद पढ़ो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। आज थोड़ा कठोर पैसेज है, कठिन पैसेज है, उतना सीधा नहीं है, थोड़ा सा परप्लेक्स्ड है, थोड़ा सा आप इसमें एंटेंगल हो जाओगे, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अ लेजेंड ऑफ समर हॉलीडेज पेन डाउन बाय द एल्डर सिबलिंग। मतलब एक कहानी हमारी आने वाली छुट्टियों की, समर हॉलीडेज की, ग्रीष्म अवकाश की, जो लिखी बड़ी बहन ने। पेन डाउन, पेन डाउन करना मतलब लिखना। किसने लिखी? एल्डर सिबलिंग, बड़ी बहन ने। क्या लिखा, लिखती हैं बड़ी बहन? ये थोड़ा एक व्यंग है, ठीक है, थोड़ी हंसी मजाक वाला लिखा है मैंने, ये बनाई है कहानी आज खुद। ये कहानी मैं खुद बनाता हूँ हमेशा। समर इज कमिंग, भाई समर इज कमिंग, जैसे बोलते हैं ना विंटर इज कमिंग, भाई अब क्या, समर आ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है, गर्मियां आ रही हैं, समर इज कमिंग। एंड विद इट हॉलीडेज टू, और इसके साथ साथ छुट्टियां भी आ रही हैं क्योंकि समर वेकेशन होगा। पुटिंग वाटर बॉटल्स इन द फ्रिज इज गोइंग टू बी इनकम्बेंट ऑन अस। हमारा ये एक तरह से कर्तव्य हो जाएगा, हम बाध्य हो जाएंगे कि हम जो पानी की बोतल है उनको फ्रिज में रखें। इट विल बिकम इनकम्बेंट अपॉन अस, हमारे ऊपर इनकम्बेंट हो जाएगा, हमारा एक तरह से कर्तव्य बन जाएगा, हम बाध्य हो जाएंगे कि हम पानी की बोतल फ्रिज में रखें। Incessant jibes will be hurled at us by our parent. हल मतलब फेंकना। क्या फेंकना? मान लो अगर आप किसी को गाली दे रहे हो तो आप कहोगे वो मेरे ऊपर गालियां, एब्यूज क्या कर रहा है? हल कर रहा है, गालियां फेंक रहा है यानी गाली दे रहा है। तो हल करना, पत्थर फेंकना। आप क्या करते हो? स्टोन को हल करते हो। हल, HURL, हल बहुत कॉमन वर्ड है। हल, उसने मेरे ऊपर पत्थर मारा, ही हर्ल्ड अ स्टोन एट मी। तो इनसेसेंट मतलब लगातार, निरंतर। जाइब्स, जाइब्स मतलब अगेन मखौल, लगातार। जाइब्स, हमारे ऊपर कटाक्ष मारे जाएंगे, किसके द्वारा? हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे ऊपर फेंके जाएंगे, हमारे ऊपर हल किए जाएंगे। क्या कहेंगे हमारे पेरेंट्स? ऑन द नेम ऑफ बीइंग आइडल द होल डे। आइडल मतलब निष्क्रिय, पूरे दिन सोते रहते हो, आलसी हो, कुछ काम नहीं करते, चारपाई तोड़ते रहते हो। तो इसलिए हमारे ऊपर जाइब्स, हमारे पेरेंट्स के द्वारा लगातार इनसेसेंट हल किए जाएंगे। यंगर सिबलिंग वुड हैव बाय नाउ वीव्ड मैनी स्टोरीज इन देयर विशियस माइंड्स। जो छोटी बहनें हैं मेरी, उन्होंने अपने दिमाग में कई सारी कहानियां वीव कर ली होंगी, मतलब बुन ली होंगी। वीव करना मतलब बुन लेना। उनके उनके विशियस माइंड में, उनके क्रूर दिमाग में। यहाँ पे क्रूर दिमाग मतलब ये थोड़ा सा एक उसमें कहा जा रहा है, एक लाइट वेन, इन द लाइट वेन, यानी कि मजाक में कहा जा रहा है कि उनका जो क्रूर दिमाग है, उनका शैतानी दिमाग जो है,
उसमें अब तक बहुत सारी कहानियां उन्होंने वीव कर ली होंगी, बुन ली होंगी छोटी बहनों ने अब तक, क्योंकि ये जो लेटर है ये बड़ी बहन लिख रही है, तो बता रही है अपनी व्यथा, ठीक है, मजाक में, कि छोटी बहनों ने तो अब तक बहुत सारी कहानियां वीव कर ली होंगी अपने दिमाग में, एंड विल ट्राई टू एंटेंगल आवर पेरेंट्स इन देयर टॉक्स एंड इंस्टिगेट आवर पेरेंट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट अस। यानी कि जो बड़ी बहनें वो कह रही हैं कि वो कहानियां बहुत सारी बुन ली होंगी और वो हमारे पेरेंट्स को उनमें फंसा लेंगी, एंटेंगल कर लेंगी, ठीक है, उलझा लेंगी उन कहानियों में, यानी उन्हें वो कहानियां कोजेंट लगेंगी, विश्वसनीय लगेंगी, कन्विंसिंग लगेंगी, कन्विंस कर लेंगी अपने पेरेंट्स को, मना लेंगी, ठीक है, कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, अपनी बातों में फंसा लेंगी, एंटेंगल कर लेंगी पेरेंट्स को अपनी टॉक्स में, और हमारे पेरेंट्स को इंस्टिगेट करेंगी, यानी हमारे पेरेंट्स को कहेंगी एक्शन लो, उन्हें उकसाएंगी, इंस्टिगेट करेंगी कि हमारे खिलाफ एक्शन ले, टेक एक्शन अगेंस्ट अस। द एल्डर सिबलिंग्स विल बी इन जेपर्डी ऑफ गेटिंग ब्राउ बीटन बाय द पेरेंट्स। तो जो बड़ी बहनें हैं वो खतरे में आ जाएंगी, वो जेपर्डी में आ जाएंगी, पेरेंट्स उनको क्या करेंगे, ब्राउ बीटन, ऑफ गेटिंग ब्राउ बीटन, थर्ड फॉर्म में लगाया है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बहनें हैं उनको पेरेंट्स फिर वो करेंगे, ब्राउ बीट करेंगे, राइट, उनको धमकाएंगे, उन पे धौंस दिखाएंगे, उनको वो करेंगे। तो एक थोड़ा मजाक में कहा जा रहा है कि बड़ी बहनें खतरे में आ जाएंगी। द ओनली सेवियर हु कैन रेस्क्यू अस इज आवर क्लेमेंट ग्रैंड पेरेंट। हमारा सिर्फ एक ही रक्षक होगा, सेवियर होगा, जो हमें बचा सकता है, जो हमें रेस्क्यू कर सकता है, इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, और वो है हमारे ग्रैंड पेरेंट, जो कैसे हैं, दयालु, क्लेमेंट है ग्रैंड पेरेंट्स, यानी हमारे दादा दादी, वो हमें बचा लेंगे। लेकिन तो कहने का मतलब यहाँ पे एक बड़ी बहन अपनी वो सुना रही है कि भाई देखो हमारे साथ समर वेकेशन में जनरली क्या होता है कि जो छोटी बहनें हैं वो कुछ कहानियां वानियां बना के पेरेंट्स को हमारे खिलाफ भड़का देती हैं, उकसा देती हैं, और पेरेंट्स फिर हमें ब्राउ बीट करते हैं, फिर हमें, लेकिन फिर ग्रैंड पेरेंट्स हमें बचा लेते हैं। चलिए अब हम वो करेंगे हमारा जो एग्ज़ाम है, अब हम करते हैं हमारे जो चैलेंज है, डेली चैलेंज। तो देखते हैं आंसर क्या होंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब दयालु, जिसके पास क्लेमेंसी हो। इसका सिनोनिम पूछा है, समानार्थी शब्द क्या होगा, तो क्लेमेंट का समानार्थी शब्द होगा लीनियंट। कोर्स मतलब होता है किसी को विवश करना, रूड मतलब होता है एरोगेंट, अहंकारी, और स्टर्न मतलब होता है बहुत ही कठोर। तो आंसर हो गया बी। फिर जेपर्डी का सिमिलर पूछा है, यानी समानार्थी शब्द। जेपर्डी का समानार्थी शब्द क्या हो गया, जेपर्डी मतलब खतरा, तो आंसर हो गया डी, इम्पेरिलमेंट, ठीक है, पेरिल मतलब खतरा, इम्पेरिलमेंट। विशियस, विशियस क्रूर, बहुत ही ज्यादा। इसका उल्टा पूछा है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, सिंपैथेटिक, जो सिंपैथी रखे आपके प्रति, जो सिंपैथी रखे, जो कंपैशन रखे, जो दया का भाव रखे, ठीक है, जो कठोर ना हो, जो क्रूर ना हो, सिंपैथेटिक। फिर है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है एंटेंगल्ड, यानी उलझा हुआ। नॉटी जैसे हम नॉट बांधते हैं, यानी कि गांठ बांधते हैं, तो इसका उल्टा पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो इसका उल्टा हो गया डिटेंगल। एंटेंगल करना यानी उल्टा, अब डिटेंगल करना यानी उलझाना यानी एंटेंगल, और सुलझाना यानी डिटेंगल। तो आंसर हो गया सी। लेजेंड, लेजेंड का समानार्थी शब्द क्या होगा, लेजेंड आप जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति या कोई हमारा काव्य, महाकाव्य या ग्रंथ। तो इसका आंसर हो गया माइथोलॉजी, माइथोलॉजी या लेजेंड, ठीक है। तो ये है हमारा आज का चैलेंज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 10 शब्द सीखे हमने। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो नंबर 5 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।